साथियों नमस्कार। आज हम एमपीपीएससी का सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो 22 मार्च को एग्ज़ाम हुआ था उसका फर्स्ट पेपर डिस्कस करेंगे। और ये पेपर का पार्ट ए है, यानी इसमें एमपीजी के और जो जीएस रहता है उसके बारे में 50 प्रश्न शामिल किए गए हैं। तो इस संदर्भ में ये पेपर आपके लिए जो भी एमपीपीएससी के स्टूडेंट हैं उनके लिए लाभदायक रहेगा, क्योंकि आगामी परीक्षा जो कि एमपीपीएससी की प्रीलिम्स है, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के विभिन्न चरणों में जो एग्ज़ाम होते हैं, और फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है वह लगभग सभी परीक्षाओं का जो एमपीपीएससी लेती है उसके लिए सेम है, इसलिए क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना भी बहुत रहती है। चलिए देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, मालवा पठार की दक्षिणी सीमा किस भू आकृतिक विशेषता को परिभाषित करती है? यानी कि दक्षिणी सीमा कहाँ पर लगती है? ऑप्शन इसका विंध्य श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, अरावली श्रेणी, दक्कन का पठार। तो यहाँ पर आपका मालवा क्षेत्र, जिसमें उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, उज्जैन, देवास, तो ये क्षेत्र, ये जिले उसमें शामिल होते हैं। तो उसकी दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी को टच करेगी, क्योंकि विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में फिर जो नर्मदा नदी है वह बहती है। अरावली श्रेणी आपके लिए राजस्थान श्रेणी और एमपी के बॉर्डर में टच करेगी। और दक्कन का पठार आपको पता है कि ये साउथ इंडिया का पार्ट है। इस संदर्भ में इसका आंसर हो जाएगा विंध्य श्रेणी। देखिए, हमारा मध्य प्रदेश विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में डिवाइड है और उसी में मालवा पठार आता है, फिर मध्य भारत का पठार है, बुंदेलखंड, विंध्यन, इस तरीके से विभिन्न विभाजन है। दूसरा भाग है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण भू आकृतिक विशेषता है। क्वेश्चन को पढ़ने की सावधानी पूर्वक हमको आदत डालनी चाहिए। बुंदेलखंड क्षेत्र की बात हो रही है, भू आकृतिक विशेषता पूछ रहा है। तो ये पहाड़ियाँ हैं बुंदेलखंड में, कौन कौन सी हैं? अवशिष्ट पहाड़ियाँ हैं, या फिर अपर्दित सतह हैं, जलोढ़ मैदान है, या शंक्वाकार पहाड़ियाँ हैं? देखिए, इस क्वेश्चन में काफ़ी डाउट की स्थिति है, क्योंकि इसके दो आंसर निकल के आ रहे हैं। लेकिन मुझको जहाँ तक लगता है कि इनको टॉर भी कहा जाता है। पढ़ा होगा आपने कभी कि बुंदेलखंड में जो पहाड़ियाँ हैं वो शंक्वाकार पहाड़ियाँ हैं, उनको टॉर कहते हैं। लेकिन कहीं कहीं अपर्दित सतह भी मिलता है, तो हो सकता है दो आंसर दिया जाए। यदि आपने दो में से किसी एक को चुना है तो संभावना आपकी रहेगी कि ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, काली मिट्टी में किस तत्व की मात्रा कम होती है? मिट्टियों से सवाल आते हैं, क्योंकि भौगोलिक क्षेत्र में, भूगोल में, एमपी के भूगोल में मिट्टियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि किस तत्व की मात्रा कम होती है? ऑप्शन है लोहा, चूना, या फिर फास्फोरस और नाइट्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन, सल्फर और जिंक। तो आपको बताना है कि काली मिट्टी में किस तत्व की मात्रा कम होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि फास्फोरस और नाइट्रोजन लगभग सभी मिट्टियों में ये कम पाया जाता है, इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा फास्फोरस और नाइट्रोजन। देखिए, इसमें काली मिट्टी, इसको रेगुलर मिट्टी भी कहते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं, और ये मालवा क्षेत्र और सतपुड़ा क्षेत्र में काफ़ी पाई जाती है काली मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति है? देखिए, ढेबर समिति की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश में कुछ पिछड़ी जनजातियां चिन्हित की गई थीं। इसी संदर्भ में इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि कौन सी विशेष पिछड़ी जनजाति है। तो बैगा, भारिया, शहरिया, तीन जनजातियां हैं। तो ऑप्शन में है सहरिया, गोंड, भील, कोल, इसलिए उत्तर हो जाएगा आपका सहरिया।
इससे ऊपर क्षेत्र की जनजाति है। और ये सहरिया का अर्थ होता है शेर के साथ होना है, शेर के साथ सोना। इन जनजातियों के क्षेत्र भी आपको ध्यान रखने होंगे। बैगाव की मंडला क्षेत्र में, डिंडोरी क्षेत्र में, है ना। भारिया ये काफ़ी पिछड़ी जनजाति मानी जाती है, उसको जंगली का जंगली भी कहते हैं, बालाघाट छिंदवाड़ा साइड पाई जाती हैं। क्वेश्चन 8 है, कोरकू जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। कोरकू जनजाति, देखिए जनजाति आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप उसका अध्ययन बढ़िया कर लें, यहाँ से हमेशा प्रश्न बनता है। कोरकू जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है झाबुआ, बैतूल, शहडोल या गुना। कोरकू जनजाति पाई जाती है आपकी कहाँ पर? बैतूल क्षेत्र में पाई जाती है। बंदोरिया, पोथरिया, कोरकू, इनकी उपजातियाँ आपने पढ़ी होंगी। इनका एक त्यौहार होता है जिसको मेघनाथ पर्व भी कहते हैं। और मेघनाथ पर्व कब मनाया जाता है? अभी जो होली का त्यौहार हुआ है ना, उसी के दौरान इसको मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की संख्या का प्रतिशत था। अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब, 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है। तो एसटी की जनसंख्या कितनी थी? काफ़ी देखिए कन्फ्यूजन करने का प्रयास किया है पेपर सेट करने वाले ने। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 21.9%। इसके अलावा एससी की जनसंख्या पूछ सकते हैं। एससी की 15.6% लगभग जनसंख्या है अनुसूचित जाति की, है ना, इसको आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, सहरिया जनजाति मुख्य रूप से निम्न में से किस जिले में निवास करती है? तो सहरिया जनजाति तो ये शिवपुरी, भिंड, मुरैना, शिवपुर इस क्षेत्र में इसका क्षेत्र है। तो शिवपुरी आंसर इसका हो जाएगा। सहरिया जनजाति शिवपुरी यानी उत्तर के मध्य प्रदेश में ये पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कौन सी ई गवर्नेंस परियोजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई थी? लोकमित्र, नई दिशा, ज्ञानदूत, जनमित्र। एक क्वेश्चन बहुत ही बार रिपीटेड हुआ है और होता भी है, तो इसका ध्यान रखना है। ये जो अन्य ऑप्शन में दिए हैं, लोकमित्र, नई दिशा, जनमित्र, ये भी किसी न किसी स्टेट की ई गवर्नेंस की परियोजना है, ऐसे नहीं ऑप्शन में दे दिए हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की जो परियोजना है ई गवर्नेंस संबंधी वह है ज्ञानदूत, और यह धार डिस्ट्रिक्ट से इसको शुरू किया गया था। ओके। अगला प्रश्न है, डेटा भंडारण की वह विधि जिसमें लचीली सेल्यूलाइड जैसी सामग्री का एक लूप शामिल होता है जो कि डेटा को विद्युत चुंबकीय आवेश के रूप में संग्रहित कर सकता है, उसे कहा जाता है? तो लचीली सेल्यूलाइड जैसी सामग्री का एक लूप शामिल होता है, डेटा को विद्युत चुंबकीय आवेश के रूप में संग्रहित कर सकता है। ऑप्शन है आपके टेप भंडारण, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, हार्ड डिस्क। तो देखिए क्वेश्चन से सावधानी से अगर पढ़ें तो इसको समझा जा सकता है। टेप भंडारण में इसका आंसर हो जाएगा, आप लोगों ने पहले देखा होगा वो एक इस तरीके का एक सीढ़ी नुमा रोल रहता था, ये घूमती थी, उसमें पट्टी से चलती थी, उसी की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सीपीयू के संबंध में कंप्यूटर मेमोरी को पदानुक्रम के अनुसार ऐसे व्यवस्थित किया जाता है। सीपीयू के संबंध में कंट्रोल प्रोसेस यूनिट,
तो इसको हम प्रोसेसर, रजिस्टर, कैश मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी के रूप में इसको शेयर करते हैं। तो इसका क्रम आप ध्यान रखें, प्रोसेसर, कैश, प्राथमिक, द्वितीयक मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, नागवंश के संस्थापक वृषनाग ने किस स्थान पर अपने वंश की स्थापना की थी? नागवंश, देखिए प्राचीन इतिहास के जो एमपी की हिस्ट्री में राजवंश हुए हैं उनके बारे में अब प्रश्न बनना प्रारंभ हो चुके हैं। पहले सतही ही प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन अब अंदर तक, गहराई तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नागवंश के संस्थापक कौन है? पहले तो ये पता चल रहा है कि वृषनाग है। स्थापना कहाँ की थी? तो स्थापना की थी विदिशा में। ठीक है ना, विदिशा इसका सही आंसर हो जाएगा। विदिशा इतिहास की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको सम्राट अशोक से संबंधित तथ्य भी मिल जाएंगे। उज्जैनी, जो आज का उज्जैन है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण धार्मिक पर्यटन क्षेत्र है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण है। ग्वालियर, ग्वालीगढ़ की पहाड़ियों पर ये बसा हुआ है। यहाँ का जो किला है वो सूरज सेन द्वारा निर्मित किया गया था, काफ़ी महत्वपूर्ण है। संस्कृति राजधानी जबलपुर, आपको पता ही होगा। मंगलनाथ मंदिर यहाँ उज्जैन में आपके लिए इस पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना जाता है, बड़ी बात है। प्रसिद्ध कवि और नाटककार राजशेखर किस कलचुरी राजा का आश्रय प्राप्त था? तो राजशेखर कवि हैं, नाटककार भी हैं। देखिए यह यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि राजशेखर कौन है या कौन थे। ऑप्शन में रहेगा कवि, नाटककार या दोनों, और कोई नहीं। तो सभी को पता होगा कि ये कवि थे, लेकिन नाटककार के बारे में शायद आपको पता नहीं होगा। तो क्वेश्चन ऐसे घुमाए जाते हैं। तो कलचुरी राजा का इनको आश्रय प्राप्त था, और इनको आश्रय प्राप्त था आपका युवराज देव, कोकल, बालहर्ष, कर्ण। तो युवराज देव कलचुरी शासक थे और उनके आश्रय में कवि राजशेखर रहते थे। अगला प्रश्न है, किस मुस्लिम सेनापति ने परमार शासक महलक देव को परास्त कर उज्जैन पर अधिकार कर लिया था? ठीक है ना। तो किस किस मुस्लिम सेनापति ने ऐसा किया था? तो हमको देखना पड़ेगा, मीर ख्वाजा आइन उल मुल्क, होशंग शाह, खान मोहम्मद शाह। इसका आंसर हो जाएगा आइन उल मुल्क। ये परमार शासक थे महलक देव, और आइन उल मुल्क के द्वारा इनको परास्त करके उज्जैन पर अधिकार कर लिया गया था। निमाड़ के फारूकी वंश का संस्थापक कौन था? तो निमाड़ का फारूकी वंश, निमाड़ क्षेत्र जो कि खंडवा खरगोन का वर्तमान के डिस्ट्रिक्ट उसमें आते हैं, इसी संदर्भ में यह प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन है मलिक राजा दिलावर खान, नासिर खान, मोहम्मद शाह। मलिक राजा इसका सही आंसर हो जाएगा। फारूकी वंश के संस्थापक रहे हैं। फिर आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछे जाने की संभावना इसकी रहती है, साहित्य का नोबेल बहुत ही पूछता है। तो 2025 का साहित्य का नोबेल किसको मिला है? एनी एर्नो, हांगकांग, लास्लो क्रॉस जून हॉरकाई, या फिर लुइस ग्लूक। तो देखिए हांगकांग 2024 का इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, लेकिन 2025 का नोबेल पुरस्कार आपको जानना होगा, ये मिला है ऑप्शन सी, लास्लो क्रॉसजून हॉरकाई, और यह हंगरी से हैं। यह महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके लिए, आप इसको ध्यान रखें। आप सभी नोबेल पुरस्कार जरूर पढ़ के जाएं। कौन बिना अतिरिक्त ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट से सफलतापूर्वक स्की करते हुए नीचे उतरने वाला पहला व्यक्ति बना था? है ना। तो ऑप्शन है रेनहोल्ड मेसनर, अंद्रे जेज वर्गियल, वॉर्टेक वर्गियल,
या डोनाल्ड टस्क। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आंद्रेजेज वर्गियल। अगला क्वेश्चन 23। 2023 के कॉमनवेल्थ गेम्स भारत के किस शहर में आयोजित होने की घोषणा की गई है? 23। नई दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई। देखिए अहमदाबाद काफ़ी अभी क्रिकेट के दौर से भी हम देख रहे हैं कि अधिकतर फाइनल गेम वहीं पर कराए जा रहे हैं और काफ़ी व्यवस्था भी क्रिकेट के अलावा भी अन्य गेम के लिए वहाँ तैयारियाँ की जा रही हैं। इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के होने हैं भारत में, ठीक है ना, ध्यान रखें इसका। अगला क्वेश्चन है, सरग नरक याचे नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? सरग नरक। माखनलाल चतुर्वेदी, बाल कवि बैरागी, राम नारायण उपाध्याय, जगदीश चंद्र जोशीला, है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र जोशीला सरग नरक याचे नामक उपन्यास के लेखक हैं। इनका संबंध एमपी से है, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है। भारत का पहला प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पीएम मित्र पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन आपके इंदौर, खरगोन, उज्जैन, धार। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, धार। धार जिले में पीएम मित्र पार्क स्थापित किया जा रहा है, जो कि पहला है, भारत का पहला, इसलिए महत्वपूर्ण है। वो एमपी के लिए तो और महत्वपूर्ण है क्योंकि पहला है, वो एमपी में हो रहा है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार की सम्मिलित अंतर्राज्यीय परियोजना कौन सी है? एमपी, यूपी, बिहार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरसी परियोजना, बाणसागर परियोजना, राजघाट परियोजना या सिंध परियोजना। देखिए 3 राज्यों एमपी, यूपी, बिहार में बाणसागर परियोजना अंतर्राज्यीय परियोजना है, जो कि सोन नदी पर बनाई गई है। और वहीं राजघाट परियोजना यह बेतवा नदी पर है और एमपी और यूपी में यह परियोजना है, इसलिए जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? छिंदवाड़ा, देवास, अमलाई या नेपा नगर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेपा नगर में चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है, अमरकंटक ताप विद्युत गृह किस क्षेत्र में स्थित है? बैढ़न, बुढ़ार, चचाई, पाथर खेड़ा, है ना। देखिए इसके जो मेन नाम होते हैं वो ना देके अंदर वाले नाम दिए गए। किस क्षेत्र में पूछ रहा है वो, मतलब एक हो सकता है तहसील हो या एक प्रॉपर वो क्षेत्र हो, इसलिए वो क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चचाई। चचाई में यह अमरकंटक ताप विद्युत गृह स्थापित है। दो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? नगरीय जनसंख्या पूछ रहा है 21 से 23%, 24 से 26%, 27 से 29%, 30 से 32%। तो सही आंसर हो जाएगा इसका 27 से 29%।
नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत रखा गया है एमपी में 2011 की जनगणना के अनुसार। नवीन जनगणना संभवतः इस वर्ष प्रारंभ होने वाली है, मई जून से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ दोनों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है? यूपी और छत्तीसगढ़। अनूपपुर, सिंगरौली, रीवा, शहडोल। तो यह टच करता है यूपी छत्तीसगढ़ को। उस जिले का नाम है, एमपी की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, मध्य प्रदेश पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार नियम 2022 पेसा एक्ट के किस नियम के अंतर्गत ग्राम सभा को कपट द्वारा अंतरित अनुसूचित जनजाति की भूमि की वापसी का अधिकार है? यानी कि जनजातियों की भूमि वापसी हो सकती है, तो किस नियम के तहत है प्रावधान? 31, काफ़ी अंदर से क्वेश्चन पूछ लिया उसने। और यह नियम है आपका 22। ओके, नियम 22 के तहत इसको वापस कर सकते हैं, पेसा एक्ट 2022 का नियम। अगला क्वेश्चन 32, राज्य स्तरीय कोल जनजाति विकास अभिकरण जिसका नाम परिवर्तित कर कोल जनजाति विकास प्राधिकरण कर दिया गया है, इसका गठन किस वर्ष में किया गया? कोल जनजाति विकास अभिकरण कब हुआ था, ये गठन कब हुआ था? 32, यह गठन हुआ था 2011 में। काफ़ी फैक्चुअल है लेकिन महत्वपूर्ण है, और जो सभी जनजातियों के विकास अभिकरण हैं उनको भी ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको नेगेटिव मार्किंग के दौर में रिस्क नहीं ले सकते आप। आपसे रिक्वेस्ट है कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर आप पहली बार आए हैं। इसके अलावा जो भी पहले एमपीपीएससी ने पेपर कराए हैं और उसमें फर्स्ट पेपर को हमने डिस्कस करके एक प्लेलिस्ट में उनको शामिल कर दिया है, आप जाके देखें। आपके लिए प्रीलिम्स और प्रोफेसर के लिए जो भी पेपर होते हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा वो। और PYQ अगर आपके लिए सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको नकारात्मक मूल्यांकन से बहुत ज़्यादा राहत मिल जाएगी, इसलिए जाके उनको ज़रूर देखें और ज़रूर सहयोग करके सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है 33, प्रधानमंत्री जनजाति न्याय महाअभियान PM जनमन 2 के अंतर्गत वर्ष 2024-25 के अंतर्गत मध्य प्रदेश के कितने जिलों को लाभान्वित किया गया? ऑप्शन है 20, 24, 28, 30। तो इसमें आपके 24 जिलों को शामिल किया गया है PM जनमन 2 के अंतर्गत। ओके, अगला प्रश्न है 34, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की किस धारा में लोक सेवक को जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है को कर्तव्य की उपेक्षा के लिए दंडित करने का प्रावधान है? यानी पूछ रहा है कि उसको लोक सेवक को दंडित करने का प्रावधान किस धारा में है? देखिए, इसके पहले भी धाराएं शामिल थीं 2019 के पैटर्न में, अब उसको फिर से पूछना शुरू कर दिया है इसने, इसलिए इनको फिर से ध्यान देना पड़ेगा आपको। धारा 2, 3, 4, 5 कौन सी धारा है लोक सेवक के लिए दंड देने के लिए? 34। तो इसकी धारा है आपकी धारा 4। धारा 4 के द्वारा लोक सेवक को SC/ST एक्ट 1989 के तहत यदि वह SC/ST का जाति का नहीं है तो उसको दंडित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 35,
जनजाति मंत्रणा परिषद में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की कुल संख्या कितनी निर्धारित है? 10, 15, 20, 25। तो यह संख्या निर्धारित है 20। मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी कब? 24 जुलाई 1975, 15 अगस्त 1984, 27 अगस्त 2008 या फिर 10 जुलाई 1975। तो मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना हुई थी 24 जुलाई 1975 को। देखिए, वन संबंधी जितने भी हैं तथ्य, अनुसंधान संस्थान, है ना, वन क्षेत्र, उनका क्षेत्रफल क्या है, सर्वाधिक वन किस प्रजाति के हैं, ये से प्रश्न पूछे जाते हैं। 37 अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में जैविक संसाधनों के बेहतर उपयोग के उद्देश्य से सन 2001 में किस विभाग का गठन किया गया? मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड, मध्य प्रदेश जैव प्रौद्योगिकी परिषद, मध्य प्रदेश जैव विविधता विभाग या फिर मध्य प्रदेश जैव विविधता मंत्रालय। तो ये रहेगा आपका क्या? मध्य प्रदेश जैव प्रौद्योगिकी परिषद। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में वनों का विभाजन किस आधार पर किया गया है? उष्णकटिबंध के आधार पर, वनस्पति और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, वन मंडल के आधार पर, वन ग्रामों के आधार पर। तो इसमें वनस्पति और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर इसका विभाजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विपणन वर्ष 2024-25 में किस फसल का उपार्जन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत पहली बार किया जा रहा है? प्राइस सपोर्ट स्कीम, और इसमें है आपका मसूर, ठीक है ना। कुछ लोग सोयाबीन ही बता रहे हैं, लेकिन यह कंफर्म आयोग के आंसर के बाद ही होगा। मध्य प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वित्तीय वर्ष 2024-25 में वर्तमान मूल्यों पर कितना रहा है? जीडीपी, जीएसडीपी, तो इसका कितना रहा है? तो 15,03,395 करोड़ रुपए। ऑप्शन सी, 15,03,395 करोड़ रुपए रहा है सकल राज्य घरेलू उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 41, फरवरी 1930 को जबलपुर से दैनिक लोकमत किसके संपादन में प्रारंभ किया गया? तो ये थे आपके डीपी मिश्र, है ना। जबलपुर में 1930 में इसका संपादन किया गया था। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना भोपाल में किस नाम से 1890 में की गई थी? काफी नया क्वेश्चन है। तो आर्य समाज की स्थापना भोपाल में 1890 में की गई, पहली बात तो ये ध्यान रखना होगा। और किस नाम से की गई, इसके लिए आपका रहेगा मित्र सभा के नाम से आर्य समाज की स्थापना की गई थी। देखिए, ऐसा प्रश्न अगर आपको अगली परीक्षा मिल जाए, वो आप उसके बारे में ना जानते हो, तो सीधा या तो उसको छोड़ के आएंगे या फिर गलत करके आएंगे, तो आपका नेगेटिव मार्किंग में आपका नंबर कट जाएंगे। इसलिए पुराने प्रश्न पत्रों को आप जरूर देखें, उसके सॉल्यूशन भी उपलब्ध कराए गए हैं। आप वीडियो में जाके कम से कम उसको स्पीड से भी बढ़ा के देखेंगे तो भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 43, पेपर्स रिलेटिंग टू बी एबोरिजिनल ट्राइब्स ऑफ द सेंट्रल प्रोविंस किसकी रचना है? ये बिल्कुल नई रचना है और नया क्वेश्चन है, ठीक है ना। हो सकता है कि अभी हाल ही की कुछ पुस्तकों में इसको ऐड कर दिया गया हो, किंतु मेरी नज़र में यह क्वेश्चन काफ़ी नया है
वो टफ भी माना जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर है यह है आपका ऑप्शन बी, स्टीफन हिस्लोप, पेपर्स रिलेटिंग टू द एबोरिजिनल ट्राइब्स ऑफ द सेंट्रल प्रोविंस। देखिए क्या होता है कि जो अभी एमपीपीएससी पेपर लेते हैं जिसमें फर्स्ट पेपर जीएस रहता है, उसके अलावा आपका मेन सब्जेक्ट रहता है, तो आप उस विषय में तो बढ़िया करते हैं, लेकिन जो जीएस का पेपर होता है उसमें गड़बड़ हो जाती है, तो फिर स्कोर उतना बढ़ नहीं पाता है। इसके लिए हमको ऐसे प्रश्न पत्रों का अध्ययन करना जरूरी है। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति मुख्यतः मेघनाथ को आराध्य के रूप में पूजती है? कोरकू, गोंड, बैगा और राव। तो कोरकू के द्वारा मेघनाथ को आराध्य के रूप में पूजा जाता है, कोरकू जनजाति। अगला क्वेश्चन है, भोपाल राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1942, 1944, 1946, 1938। तो भोपाल राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई थी। ओके, इसमें आपके साकिर अली और चतुर नारायण मालवीय शामिल थे। क्वेश्चन 46 है, मध्य प्रदेश में उप लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है? यह भी काफ़ी कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो लोकायुक्त और उप लोकायुक्त दोनों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। देखिए, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें और आगामी नए प्रश्न पत्रों के सॉल्यूशन के लिए आपको हेल्प मिलेगी। कई बार छोटा चैनल देख के लोग इग्नोर करते हैं, तो ऐसा ना करें। आपके सहयोग से ही हम आगे भी जुड़ सकेंगे। 47, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस मुख्य सचिव का कार्यकाल सबसे लंबा था? एच.एस. कामत, आर.पी. नरौन्हा, बी.के. दुबे, के.एस. शर्मा। तो सबसे लंबा कार्यकाल रहा है आपके एच.एस. कामत का। अगला प्रश्न है आपका, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था? तो 73 के पहले जो पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई थी वो राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी, लेकिन 73 के बाद जो फर्स्ट स्टेट जिसने इसको लागू किया वह था हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। ओके, कमेंट बॉक्स में आप क्या बता सकते हैं, क्या मध्य प्रदेश का नाम किसने सुझाया था? मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश भी किसी ने कहा था, आप उसको बताएं कमेंट में, देखते हैं जानकारी है कि नहीं आपको। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूचना आयोग की चयन समिति का हिस्सा नहीं होता? मुख्यमंत्री, विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष, मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट सदस्य या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो राज्य सूचना आयोग की चयन समिति का हिस्सा कौन नहीं होता है? तो वह नहीं होता है हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ओके, बाकी सब होते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है 50, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 के अनुसार कौन गोवंश की परिभाषा में शामिल नहीं है? ऑप्शन है केवल गाय, गाय और बछड़े, है ना। तो परिभाषा में शामिल हैं ऐसा पूछा गया है। तो गाय, सांड, बैल और बछड़े, गाय, सांड और बछड़े। तो इसमें जो इस अधिनियम के तहत गोवंश को शामिल किया गया है वह है आपका ऑप्शन सी, गाय, सांड, बैल और बछड़े। इनको गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम यानी कि गो हत्या के अंतर्गत इनमें से किसी को भी नहीं मारा जा सकता है, गाय, सांड, बैल, बछड़े। अगर ऐसा होता है तो 2004 के अधिनियम के तहत सभी पर कार्रवाई करने के आदेश हो सकते हैं। ये था आपका आज का पेपर जो कि एमपीपीएससी ने कंडक्ट कराया था। तो आप आगे भी अन्य प्रश्नों
के लिए जो एमपी से संबंधित हैं उनके लिए लगभग 4-5 वीडियो उपलब्ध हैं, आप उसको जाके देखें। MPPSC करके एक प्लेलिस्ट है। वीडियो अगर पसंद आई हो, आपको प्रयास अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दें, कोई अच्छा सा कमेंट्स कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।